चलिए आज शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट में केमिस्ट्री का जो आधार है वो छुपा हुआ है और केमिस्ट्री को अगर हमें पढ़ना है तो बेसिक कंसेप्ट को हमें सॉलिड बनाना ही होगा। अगर हम बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं केमिस्ट्री का तो आगे जाकर के हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और बेसिक कंसेप्ट कमजोर होने के कारण हमेशा केमिस्ट्री में शिकायत रहती है कि सर हमें केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, हमें केमिस्ट्री की ये बातें नहीं समझ में आती, मोल कंसेप्ट नहीं समझ में आता। तो फिर जब तक आप है ना इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं सीख पाते हो तब तक आपको केमिस्ट्री में वीकनेस रहेगी। तो चलिए वीकनेस को हटाते हैं। क्या है बेसिक कंसेप्ट, क्या है केमिस्ट्री और क्या केमिस्ट्री का जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। बड़ा इजी है, कोई इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, बस आपको हमें थोड़ा थोड़ा समझना है कि क्या किस प्रकार से केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है। एक मतलब अगर आप ये माने कि एक बंदे को ये कहे कि बहुत बड़ा काम करना है तो वो एक दिन में नहीं कर सकता, उसको स्टेप बाय स्टेप मतलब सिस्टमेटिक करे तो वह कर सकता है, मगर अगर वह उसको देख करके घबरा जाता है तो भी नहीं कर सकता। तो भाई हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। अगर चिंता होगी तो हम कल को नहीं आज को ही डिस्टर्ब कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले यूनिवर्स में। आप जानते हैं ब्रह्मांड क्या होता है और ब्रह्मांड किससे कहते हैं, कौन बताएगा? सबको पता है ब्रह्मांड है ब्रह्मांड है ब्रह्मांड है, मगर हम बता नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, हम इसके बारे में एक दूसरे को ब्रह्मांड वहां तक है यहां तक है। तो देखिए पृथ्वी हो या पृथ्वी जैसे अनंत ग्रह हो या गैलेक्सी हो, सबको मिला दिया जाए, सबको मिला दिया जाए तो हमारे चारों ओर और उसके चारों ओर और उसके चारों ओर जितना भी एवरीथिंग जिसको हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं वो सारा यूनिवर्स में आ जाएगा। अब यूनिवर्स को हम डिवाइड करें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यूनिवर्स दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। ये एक प्रकार से, पहला है एक मैटर जिसको हम पदार्थ कहते हैं, पदार्थ में डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा है एनर्जी, एनर्जी में डिवाइड किया जा सकता है। तो बात यह हुई कि यूनिवर्स क्या है, दैट इज मैटर प्लस एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी में एनर्जी क्या है, तो एनर्जी तो आप जानते हो कि ऊर्जा के कई सारे रूप है, रेडियो वेव है, इलेक्ट्रॉनिक वेव है या कार्य ऊर्जा, किसी भी प्रकार की हम ऊर्जा को बात करें तो हम यहाँ पर एनर्जी को पढ़ते हैं। एनर्जी को मोस्टली फिजिक्स में पढ़ा जाता है। वेव मैकेनिज्म जो है वो केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, या उसके आगे की हम बात करें तो सारी जो है वो एनर्जी के रूप है, एनर्जी क्या है, एनर्जी का जो रेडिएशन है, रेडिएशन किस प्रकार का होता है, रेडिएशन को हम कैसे समझे, वो सारा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मोस्टली। अब बात आती है केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मैटर। मैटर का मतलब पदार्थ हो गया। पदार्थ कहते किसे भाई, हम देखिए आपने पेन पकड़ रखा है, आपने मतलब बैग पकड़ रखी है, कॉपी पकड़ रखी है, या फिर आपने कुछ ले रखा है, कुछ खाया है, कुछ पिया है, तो ये सारा है क्या, जिसको हमने टच किया है, जिसको हमने देखा है, किसी व्यक्ति विशेष की बात करें तो वो सब है क्या? कोई ना कोई तो मैटर तो है ही, कोई ना कोई मैटर है। अब मैं तो ये कहता हूं केमिस्ट्री का होने के कारण कि पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है। भाई कण कण में भगवान हो सकता है, आप सिद्ध कर सकते हो क्या? आज तक तो हुआ नहीं सिद्ध, और सिद्ध हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मगर हम केमिस्ट्री के बंदे हैं और हमें ये बात कहने में कोई शंका शर्म नहीं है कि जिस कण में आप भगवान की बात कर रहे हो उस कण में भगवान है या नहीं है मुझे नहीं पता, मगर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जरूर है, ये हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं। अति सूक्ष्म कण जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम आंखों से नहीं देख रहे, उसको भी हम यहाँ पर क्या है विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जरूर है, और उससे ये क्या है एटम के रूप में बना है, एटम से मैटर बना है, मैटर मतलब मॉलिक्यूल्स बना है, मॉलिक्यूल से मैटर बना है या यौगिक बना है, तो ये सारा जो है वो मैटर है। अब हम मैटर को डिफाइन कैसे करें?
पदार्थ को परिभाषित करें, कैसे करें? तो पदार्थ और रेडिएशन में दोनों में अंतर है। रेडिएशन जो है वो स्पेस ग्रहण नहीं करती और एक स्थान पे खूब सारी रेडिएशन पॉसिबल है। रेडिएशन में वेट नहीं होता, भार नहीं होता, यानी मास नहीं होता। जबकि हम मैटर की हम बात करें तो मैटर को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द थिंग्स विच ऑक्यूपाई द स्पेस। वह पदार्थ, वह वस्तु या वो कोई ऑब्जेक्ट जो क्या प्राप्त कर सकता है? स्पेस ग्रहण करता है, एक जगह, एक स्थान ग्रहण करता है। एंड हैविंग द मास विच इज फील बाय द फाइव सेंस इज कॉल्ड द एज ए मैटर। जो हमारी आंखों की या हमारे शरीर की 5 इंद्रियों द्वारा जिसको महसूस कर सकते हैं, जो खुद का एक मास यानी भार, द्रव्यमान रखता हो और स्पेस यानी जगह ग्रहण करता हो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। इस प्रकार हम मैटर को डिफाइन करते हैं। अब बात आती है मैटर का हम आगे और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो 2 आधार पे किया जाता है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है उसको देखते हैं। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर या फिजिकल स्टेट के आधार पर होता है। अब पदार्थ जो है, मैटर जो है, उसकी 3 प्रकार की अवस्था हो सकती है। 3 प्रकार की अवस्था का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम सब जानते हैं, मगर किसी बच्चे से ये पूछ लिया जाए कि पदार्थ की ये तीनों अवस्था है क्या, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की 3 अवस्था। वह पदार्थ की फिजिकल स्टेट है। क्या है? पदार्थ की भौतिक अवस्था है। ठीक है, अब बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर एक ही पदार्थ तीनों रूपों में पाया जा सकता है। तो इस आधार पे एक पदार्थ की 3 अवस्था हो गई, यह फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगर किसी बच्चे से ये पूछ लिया जाए या किसी से भी पूछ लिया जाए कि बेटे सॉलिड किसे कहते हैं या ठोस किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब मोस्टली यही रहेगा, ठोस ठोस होता है, थोड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है। तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड होने चाहिए, कुछ टर्म्स होने चाहिए, कुछ पॉइंट होने चाहिए जिससे हम इनको डिफाइन करें। देखिए, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का जो मास है वो होता है, द्रव्यमान सबका होता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। हम यहां पर 2 बातें यहां पर कॉमनली लेते हैं। एक तो शेप, क्या लेते हैं? शेप। और एक लेते हैं वॉल्यूम। क्या लेते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन। तो यहां पर 2 जो कैरेक्टर है उनके द्वारा हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करें सॉलिड की। पदार्थ की, कोई भी पदार्थ की वह अवस्था जिसका शेप और वॉल्यूम यानी आकृति और आयतन निश्चित होता है, वह क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। ए सब्सटेंस is said to be the solid if it's possesses a definite volume and the definite shape। देखिए, मास सबका है। हम 3 कैरेक्टर लेके चले, एक है मास, और मास सबका कॉमन होता है, मतलब सबका एक फिक्स होता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। तो इसमें कोई मतलब तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता। मगर हम 2 बातों को हम डिस्कस करें, एक तो शेप और एक वॉल्यूम पे, तो ये सब में वेरिएशन होती है और इस आधार पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस को। अब हम बात करें जैसे एग्जांपल सॉलिड के, तो आप खूब सारे एग्जांपल ले सकते हो। इनकी क्या है? एक तो साइज, डेफिनेशन, मतलब शेप, और एक है ना वॉल्यूम। ये निश्चित होते हैं और इस कारण से सॉलिड सॉलिड कहलाता है। अब हम बात करें लिक्विड की। लिक्विड किसे कहते हैं? बेटे, लिक्विड पदार्थ की उस अवस्था का नाम है जिसका वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स होता है मगर शेप फिक्स नहीं होती। अब बात करें पानी की। पानी जिस पात्र में डाल लिया जाता है वह उसी का शेप ले लेता है, खुद का कोई शेप नहीं होता। अब जिस पात्र में डालेंगे वह 1 लीटर ही है, 1 लीटर होते हुए भी उसको जितने पात्र में डालेंगे जितनी शेप होगी वह उसकी शेप अलग अलग हो जाएगी। परंतु आप 1 लीटर पानी ले रहे हो यानी वॉल्यूम यानी आयतन उसका 1 लीटर है, तो वह तो 1 ही लीटर रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था है जिसका शेप निश्चित नहीं होता,
परंतु वॉल्यूम और मास निश्चित होता है। तो ए सब्सटेंस इज सेड टू बी द लिक्विड इफ इट्स possesses a definite volume but not definite shape. They take up the shape of the vessels in which they are put. जिसमें हम इसे रखते हैं उसी का आकार धारण कर लेता है। आप जितने भी लिक्विड है उनको इसमें कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, मरकरी है या एल्कोहल है, वो इसके सारे एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम गैस की। गैस किसे कहते हैं? तो गैस फिजिकल स्टेट है पदार्थ की, और किसी पदार्थ की वह अवस्था, वह फिजिकल स्टेट है जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही निश्चित नहीं होता, इसको हम गैस अवस्था कहते हैं। और इस कारण यह न तो वॉल्यूम फिक्स होना और न ही शेप निश्चित होना, इस कारण यह स्प्रेड मतलब आसानी से फैल जाती है। तो ये पदार्थ की तीन अवस्था है। हम यहां पर इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी द गैस, वह गैस तब कहलाएगा इफ इट नाइदर possesses द डेफिनेट वॉल्यूम और नॉर ए डेफिनेट शेप, ना तो इसके पास निश्चित आयतन है और न ही इसके पास निश्चित शेप है। It is because they fill up the whole vessels in which they are put. यह उस वेसल्स का या उस पात्र का पूरा स्थान ग्रहण कर लेता है जिसमें आप इसे रखते हो। और गैस के खूब सारे एग्जाम्पल आप जानते हो, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आदि। तो इन सब के द्वारा आप पदार्थ की तीन अवस्थाओं को डिफाइन कर सकते हैं। ये बेटे हमारा एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का, जिसको हम बोल रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, मैटर जो है उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और एक होता है मिक्सचर। यानी ये सारा जो पॉइंट है वो मैटर के लिए, और मैटर को हमने यहां पर कितने प्रकार में डिवाइड कर दिया, एक प्योर सब्सटेंस और एक आपका मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ जो अलग अलग है, अलग अलग प्रकार का मैटर है, उनको मिला दिया जाए तो वो मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाएगा? मिक्सचर। अब मिक्सचर जो है उसको हम फिर दोबारा दो कैटेगरी में कहते हैं। जैसे हमने एक बार मान लीजिए पानी में एल्कोहल मिलाया, मिल जाता है। आपने मिला के भी देखा होगा, नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आज ट्राई करके कर लेना। नहीं कर पाओगे, क्यों? पापा मम्मी डांटते हैं। किस लिए? इसलिए ना कि आप एल्कोहल इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई जरूरी है क्या एल्कोहल इस्तेमाल करें? और कुछ कर लें तो चलो एक काम करते हैं, एक पानी का गिलास लेते हैं, उसमें एक चम्मच चीनी डालते हैं। ठीक है, चीनी नहीं हो तो नमक तो डाल ही सकते हो, उसमें तो डांट नहीं पड़ेगी। चलिए उसको मिलाते हैं। चलिए उसका एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पानी का गिलास लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, एक दो बूंद आप ऑयल की डाल देते हैं। दोनों मिक्सर बनते हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस है और उनको आपने क्या किया, मिला दिया। दोनों सब्सटेंस से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये किस प्रकार है। एक का नाम मैंने बोला होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर कौन सा होगा? हाँ, वेरी गुड, जिसमें पानी में नमक या चीनी डाली है वह होमोजीनियस मिक्सर होगा। अब यह होमोजीनियस मिक्सर क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए जब आप कोई दो पदार्थों को मिलाते हैं तो वह पूरे पात्र में या पूरी मात्रा में एक समान यूनिफॉर्मली मिल जाते हैं, यानी उनका प्रतिशत संगठन जो है ना वो आपका पूरा जो मैटर है उसके अंदर इक्विवेलेंट होता है, तो हम उसे होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। द मिक्सर in which all the components are present in the uniform is called the homogeneous mixture। एक समान प्रतिशत संगठन होना चाहिए तो हम उसे, अरे फिर भी नहीं समझ में, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 500 लीटर की टंकी है और उसमें आपने 2 किलो चीनी डाल दी। ठीक है, घोल दिया, पूरा मिल गया, घुल गया। घुलने के बाद आप उसके किसी एक कॉर्नर से आप एक गिलास पानी निकालते हो।
जिस भी कॉर्नर से निकालते हो उसके अगली बार दूसरे कॉर्नर से निकालना। क्या दोनों कॉर्नर से निकाला गया पानी एक समान होगा? मिठास एक जैसी होगी? हाँ बिल्कुल एक जैसी होगी। अगर एक जैसी होगी तो इसका मतलब यह मिक्सर क्या है? होमोजीनियस मिक्सर है। तो इसका मतलब हो गया इसके किसी भी कोने से पानी का यानी चीनी और पानी का जो मिक्सचर है वो इक्विवेलेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो तो पानी में अगर हम साल्ट मिलाते हैं, जैसे मैंने अभी नमक और चीनी की एग्जाम्पल दी, तो वो साल्ट हो गया। पानी में शुगर मिलाते हैं तो वो भी इसी का एग्जाम्पल हो गया। पानी में अगर हम अल्कोहल मिलाते हैं तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब एक काम करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं। देखिए यहाँ डांट नहीं पड़ेगी घर वालों की, प्रैक्टिकल करने में अपना क्या जाता है। एक बाल्टी लेते हैं पानी की और उसके अंदर क्या डाल देते हैं? मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने पर कुछ समय के लिए वो घुल जाती है और थोड़े समय के बाद ये जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है। अब नीचे बैठ जाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये मिक्सर तो बना है मगर होमोजीनियस मिक्सर नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी नीचे बैठ गई। ठीक इसी प्रकार आपने जो पहले एक्सपेरिमेंट किया था वो अभी भी मैंने बताया था। क्या किया था? एक गिलास पानी में तेल डाल देते हैं तो तेल या तो ऊपर तैरेगा या फिर नीचे बैठ जाएगा। तो ये भी होमोजीनियस मिक्सर नहीं है, क्योंकि उसकी इक्विवेलेंट मात्रा सब जगह नहीं है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए आप इसे क्या कहोगे? हेटेरोजीनियस मिक्सर। तो क्या है ये? द मिक्सर इन विच ऑल द कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म non-uniform. It have two or more phase is called the heterogeneous mixture. यानी इनकी जो मिक्सचर होगा वो दो अवस्था रखेगा। पहली और दूसरी अवस्था को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मिट्टी नीचे बैठ गई तो ये एक अवस्था हो गई, पानी दूसरा अवस्था हो गया। आप जिसको बोलते हो ना सिंपल भाषा में निथार, मतलब कुछ समय के लिए किसी मिक्सचर को छोड़ देते हैं, वह दो लेवल में बंट जाता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं दो फेज बन जाती है इसकी, और ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर कहेंगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। वाटर प्लस सैंड, जो आपकी मिट्टी है उसका, और पानी का मिक्सचर। वाटर प्लस ऑयल, ब्लड जो है वो इसी प्रकार का है। एयर और पेट्रोल जो है वो इसी प्रकार का है। तो कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक हो गया मिक्सचर। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जिसमें केमिस्ट्री छुपी हुई है, जिसको हम कहते हैं प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस का क्या मतलब है? पदार्थ जो है अगर अपनी यूनिफॉर्म अवस्था में हो, अपनी मतलब एक विशेष अवस्था में हो, जो अपना ही गुण दर्शाता है, इसमें दो अलग अलग प्रकार के मतलब मैटर या सबस्टेंस नहीं हो, तो हम इसे प्योर सबस्टेंस कहेंगे। अब प्योर सबस्टेंस का क्या मतलब है? ए मटेरियल containing only one type substance. Pure substance cannot be separated into the simpler substance by the physical method. इसको हम और अधिक मतलब दो से अधिक मैटर में या मटेरियल में या सबस्टेंस में हम डिवाइड नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये प्योर सबस्टेंस हो जाएगा। अब प्योर सबस्टेंस जो होगा वह एक ही प्रकार का होता है, इसीलिए हम इसको यहां पर पढ़ते हैं। अब ये प्योर मैटर जो होता है या प्योर सबस्टेंस जो होता है उसको फिर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। देखिए बेटे, इन शब्दों को ना जो पीजी किए हुए बच्चे हैं ना वो भी कई बार डिफाइन नहीं कर सकते, और बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके सीनियर है, आपके मम्मी पापा या चाचा मौसी जो भी है, आपके बुआ जो भी है, आप उनसे जाकर के पूछ लेना एलिमेंट किसे कहते हैं, तो वो सस्पेंस में आ जाएंगे, यार क्या पूछ लिया हमसे, एलिमेंट किसे कहते हैं। तो वो मतलब इसको डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट है कमजोर होता है। हमें इस समस्या का जड़ से समाधान करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट जो होता है वह किसी सबस्टेंस का प्योर एक ही प्रकार का एटम रखने वाला सबस्टेंस कहलाता है, जिसमें केवल एक ही एटम, जैसे मान लीजिए हम आयरन को बात करें तो आयरन कंपाउंड भी है
और आयरन एलिमेंट भी है, और आयरन जो है सब्सटेंस भी है, मैटर भी है। हम सब बात आयरन के लिए बोल सकते हैं, ऐसे कॉपर के लिए बोल सकते हैं। तो कॉपर जो है वो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट तब कहलाता है जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार का एटम, तो एक प्रकार का एटम अगर है तो हम किसे क्या कहेंगे, एलिमेंट है। और एलिमेंट है तो वो क्या होगा, सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस होगा तो मैटर होगा, मैटर होगा। आप दूसरे प्रकार का जो पॉइंट ले रहे हैं वो है कंपाउंड। अगर दो या दो से, देखिए एलिमेंट के खूब सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मरकरी है, Hg है, या केवल और केवल गैस है, कोई भी ऑक्सीजन गैस है या नाइट्रोजन गैस है, तो ये जो है वो इस प्रकार का जो एग्जांपल हम लेंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। आयरन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, ये सारे जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब धातु है, ये धातु यहाँ पर हो सकती है, अधातु हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मगर बात यह है कि ये अपने आप में एक ही प्रकार के परमाणु से बनी हुई है, एक ही प्रकार के परमाणु से बनी हुई है, तो हम उसे एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट कैनली प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ द एटम्स दैट नोन एज द एलिमेंट, एक ही प्रकार का तत्व रखता है। अब बात रखते हैं कि दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिल करके कोई एक यौगिक बना लेता है, और इस यौगिक में जो कंपोजिशन इनका होता है फिक्स, जो द्रव्यमान अनुपात होता है, उस द्रव्य अनुपात के अनुसार जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक यूनिफॉर्म हो, मतलब मॉलिक्यूल से एक यूनिफॉर्म में हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, और प्योर कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो कंपाउंड का मतलब हो गया ऐसे यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु या अन्य यौगिक या सब्सटेंस है। देखिए यहां पर हम सब्सटेंस बोल रहे हैं तो एटम को सब्सटेंस बोल रहा हूं मैं, तो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम या सब्सटेंस आपस में एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलकर के और एक कंपाउंड बनाता है, और ये मॉलिक्यूल्स बनाता है, और ये मॉलिक्यूल्स जो है उसमें एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स से जो है, एक कंपाउंड में एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक एटम है यानी एलिमेंट है, और क्लोरीन एक एलिमेंट है, और इनका कंपोजिशन एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में हुआ है, और उससे क्या बन गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, और ये जो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स केवल और केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ही है, और इनका जो अनुपात है वो फिक्स है और एक फॉलो करता है एक निश्चित पैटर्न का, तो ये एक कंपाउंड कहेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड कैटेगरी रखेंगे। इसी प्रकार हम जल का उदाहरण ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, या जो क्लोरिक एसिड का जो हम उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। क्लोरीन के जो ऑक्सी अम्ल है उनका एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। तो खूब सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप इसका एग्जाम्पल ना लो, किसका, जैसे शुगर का ले लिया, या फिर मान लीजिए ग्लूकोज का ले लिया, या एल्डिहाइड का ले लिया, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मगर खूब सारे मैटर है, खूब सारे जिनको हम कंपाउंड कहते हैं, ढेर सारे कंपाउंड है जिनको हम पढ़ नहीं सकते, इतने सारे प्रकृति में कंपाउंड है, तो ये सारा हमें ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं हम, कंपाउंड जो है वो दो प्रकार की कैटेगरी में आता है, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जो लिविंग थिंग्स से आता है, लिविंग सोर्स से आता है, जो जीवों से प्राप्त होता है, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है, पुरानी परिभाषा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, मगर वर्तमान में हम ये कहते हैं कार्बनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कार्बन से बने, और हम उन्हें भी कहते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, तो उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पड़ते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कार्बन एक अकेला ऐसा तत्व है, एलिमेंट है, जिसने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रच रखा है और खूब सारे कंपाउंड बना चुका है। खूब सारी श्रृंखलाओं से बने हुए कंपाउंड को अध्ययन करने में परेशानी आ रही है, इतने सारे कंपाउंड है, खूब सारे कंपाउंड बनाता है कार्बन, और कार्बन से बने हुए सारे जो कंपाउंड है हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रख रहे हैं।
वैसे हम इसको सीधा सा कहे तो ये जो कंपाउंड है वो लिविंग सोर्स से आते हैं, यानी जीवों के अंदर शरीर में काम आने वाले कंपाउंड है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग सोर्स है, उनसे अगर कोई कंपाउंड प्राप्त होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रकृति में पाए जाने वाले 120, 124, 112 एलिमेंट अभी तक पढ़े जाते हैं, 124 भी आ गए। तो बात यह है कि 112 एलिमेंट की हम एक कांस्टेंट बात करें अभी तक सर्च एलिमेंट की, तो इन एलिमेंट में से जिन एलिमेंट का हम डिस्कस कर रहे हैं 112 में से एक हाइड्रोजन कार्बन को हटा दें तो बाकी सारे जो एलिमेंट है और उनसे बने हुए सारे जो कंपाउंड है वो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो ये हुआ अपना सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के साथ हमें ये पता चला कि हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या। तो बेटे बात यह है कि एलिमेंट, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस, मिक्सर, इनके बारे में अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है, बार बार में कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम केमिस्ट्री की भाषा को फॉलो नहीं कर सकेंगे। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं बहुत अच्छी कि केमिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, एक भाषा है, और इस भाषा के द्वारा आप केमिकल से बात कर सकते हो या केमिकल को समझ सकते हो। तो केमिकल को समझने की जो भाषा है उसी को हम केमिस्ट्री कह रहे हैं, और उसी के द्वारा हम केमिकल को समझ पाएंगे। तो देखिए ये वीडियो जो है वो मैं मात्र छोटा बनाना चाह रहा था, मगर जो 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो इस फील्ड में हमारे पास नए नए होते हैं, और इस बच्चे को हमें थोड़ा सा ढंग से बढ़िया तरीके से समझाना जरूरी है। तो बेटे अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और अगर आप इस कंसेप्ट को आज तक नहीं समझ पाए तो आगे भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए इस वीडियो को चाहे 3 बार करके देख लेना, 2 बार और सुन लेना, मगर बेटे इस कंसेप्ट को आप टोटली अच्छी तरह से तैयार करना। तो कल हम इससे और बेहतरीन मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट क्या है, यूनिट क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।